विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के इतिहास का पहला पाठ ईंट मन के अस्थियां। पहला भाग बन चुका है, ये सेकंड भाग है। पहला भाग बहुत लोगों ने देखा है। यदि आप दूसरा भाग देखते हैं उससे पहले पहला भाग जरूर देखें, बाद में दूसरा भाग देखें ताकि आपने जल्दी से जल्दी समझ आ सके। हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाते थे। इसमें आप चावल है, कपास है, गेहूं है, दालें हैं, तिल है, बाजरा है। और बाजरा तो परम रूप से गुजरात के रंगपुर में बाजरे के साक्ष्य मिले। रंगपुर गुजरात में बाजरे के साक्ष्य मिले। आगे बढ़ते हैं तो ग्रह स्थापत्य की। ये परीक्षा में 4 नंबर का सवाल। कितने नंबर का? 4 अंक। 4 अंक का सवाल हमेशा पूछा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। ग्रह स्थापत्य की विशेषता रोजाना पूछी जाती है, इसलिए हम ग्रह स्थापत्य को पढ़ेंगे। ग्रह स्थापत्य में सबसे पहला पॉइंट है कि ये अपने घर यानी कि जो घर होता है उसके प्रवेश द्वार के पास आवास कक्ष होता था जहाँ पर राहगीर राजरानी आने वाले लोग ठहरते थे। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, कि द्वार जो प्रवेश द्वार होता था उसके पास आवास कक्ष होता था जिस पर राहगीर आने वाले वहां पर ठहरते थे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से स्नानागार, नाली और रसोई ये 3 पक्की ईंटों के बनाए गए थे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के घरों में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी जिससे बाहर का लोग अंदर देख सके। ये किस लिए किया जाता था? तो ये हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता था। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पक्के कुएं बने हुए थे जिसके हमें साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो है, वहां पर कुल 700 कुएं मिले। कितने? ये प्रश्न बहुत प्रश्न आ सकता है कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले। तो मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले। और 5वीं विशेषता जो अभी है वह पहले भी था। अभी 2 मंजिली इमारतें होती है तो पहले भी 2 मंजिली इमारतें होती थी। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। किसे करते थे? सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। ये गृह स्थापत्य विशेषता हो गई है। 4 नंबर आप इसमें पक्के हो जाइए। अभी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। 4 नंबर सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताइए कुछ, तो क्या लिखो क्या? इसलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया है, वहाँ की मुहर। हमें कैसे पता चलता है कि व्यापार होता था? हमें इसलिए पता चलता है कि सारगोन लेक है, एक तो उससे पता चलता है और एक इससे पता चलता है कि वहाँ पर मेसोपोटामिया है ना, वहाँ की एक मुहर है जो हमें हड़प्पा में मिली है। उस पर हाजा पक्षी का चित्र बना हुआ है। हाजा पक्षी की तुलना भारतीय मोर से की है। एक तो ये पॉइंट हो गया 1 नंबर। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं। बेहरीन द्वीप में दिलमुन बंदरगाह और ओमान में मगान बंदरगाह प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। अभी बात करते हैं ओमान की। तो ओमान में हमें एक एम्फोरा मिला है। एम्फोरा यानी कोई ऐसा डब्बा होता है जिसमें तरल पदार्थों का व्यापार होता है, वो मिट्टी का बना होता है। एम्फोरा वो मिला है जिससे हमें पता चलता है कि ओमान और हड़प्पा के मध्य व्यापार था। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि हाजा पक्षी मेसोपोटामिया की मुहर मिली हड़प्पा में। दूसरा पॉइंट ओमान में मिला है हड़प्पाई का एम्फोरा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट की हड़प्पाई मुहर है ना, वो मेसोपोटामिया में मिली है
जिस पर ऊपरदार वर्षद का चित्र है, वर्षद मानी कोई बैल है, वो उल्टा चित्र ऐसा कुछ है, जो आप किताब में देख सकते हो, ऐसा है। और चौथी बात करें तो बहरीन बंदरगाह में हड़पाई घाटी बाट मिली है, जो बाटों का प्रयोग होता था वह मिली है, हड़पाई बाट मिली है आपके बहरीन में। ये 4 पॉइंट है जिसके कारण व्यापार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। होता था तो मुद्रांकन इसलिए होता था प्रेषक की पहचान के लिए और राजकीय आदेशों या किसी भी खोज यानी कि जानकारी देने के लिए, और उत्पादन यदि की वस्तु खो ना जाए इसलिए मूल्यों का मुद्रांकन किया जाता, बोरे में पैक करके उस पर मोहर लगाई जाती ताकि वस्तु सबसे स्थान पर गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, पीस में खो नहीं सके। इसलिए शिल्पों का और शिल्प उत्पादन में 2 प्रकार से है शिल्प उत्पादन। नंबर 1 कठोर और तरल, 2 प्रकार से शिल्प उत्पादन किया जाता है। कठोर में उसकी सल्क निकालकर उसको घस करके पॉलिश की जाती है और उसके मन के तैयार की जाती है, और तरल में धातु या पत्थर को पिघालकर साँचे में डालकर धूप में सुखाकर उसको घस के पॉलिश की जाती है। ऐसे देखते ना सही हो जाएगा। ये शिल्पकार पूरा हो गया। अभी बात करते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन बात करते हैं। हड़प्पा 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 सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अवधारणाएं दी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नदी में बाढ़ आना। किसी ने कहा कि नदी में बाढ़ है इसके लिए हड़प्पा का पतन हो गया, किसी ने कहा नदी सूख गई, किसी ने महामारी कहा, किसी ने आपदा कहा, किसी ने जलवायु परिवर्तन होना कहा, किसी ने भूकंप कहा, किसी ने वनों की कटाई कहा, तो किसी ने बाहरी आक्रमण कहा। अलग अलग कारण है और कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि भूकंप का आना। भूकंप आना सर्वोच्च मत है क्योंकि इसको 3 विद्वानों ने दिया था। मैं आपको बता देता हूँ। सर्जन मास्टर को मोहनजोदड़ो में एक गली में युवा और वयस्क लड़का मिला, जिसके उसके आधार पर पता चलता है कि भूकंप के कारण वो दब के मर गई है। इसको एस.एन. राव और अर्नेस्ट मैके ने भी इसका समर्थन कहा है। ये 3 विद्वानों का ये मानना है कि भूकंप से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। 3 विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा का पतन भूकंप से हुआ है, और कुछ विद्वानों का मानना है जैसे कि पुरातत्ववेत्ता वहीलर का मानना है कि बाहरी आक्रमण से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन यदि बाहरी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन होता तो हथियार मिले नहीं, यानी कि ये मत गलत है, सही नहीं है। और तीसरा मानना है कि बाहरी आक्रमण जीएफ डेल्स का मानना है कि ये सब जो कुछ भी और वो बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ है। यदि बाहरी आक्रमण होता तो हथियार तो मिलती, इन्होंने बाहरी आक्रमण का मना किया है। ठीक है,